प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें आइए सबसे पहले हम इसकी विषय सूची के बारे में देखते हैं। इसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 9 में हम 4 भागों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला भाग इतिहास, दूसरा भाग भूगोल, तीसरा भाग नागरिक शास्त्र और चौथा भाग अर्थशास्त्र है। इतिहास के अंतर्गत हम 5 पाठों का, भूगोल के अंतर्गत 6 पाठों का, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत 5 पाठों का और अर्थशास्त्र के अंतर्गत 4 पाठों का अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत इतिहास के प्रथम पाठ फ्रांसीसी क्रांति से करेंगे। इस क्रांति के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस क्रांति के लिए जो उत्तरदायी कारण थे और ये क्रांति क्यों हुई आखिर, इससे पहले फ्रांसीसी समाज जो था, फ्रांस का समाज था, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी थीं जो क्रांति करने के लिए ज़रूरी हो गई, उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। आइए, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था उसके बारे में जानेंगे। ये बात सन 1774 में बूर्बो राजवंश के लुई 16वां ने फ्रांस की राजगद्दी संभाली। जब लुई 16वां ने फ्रांस की राजगद्दी संभाली और लुई 16वां का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ। जिस समय लुई 16वां ने राजगद्दी संभाली तो उस समय लगभग उसकी उम्र 20 वर्ष थी। जिस समय लुई 16वां का राज्यारोहण हुआ उस समय फ्रांस का राजकोष खाली था। अब आप सोचिए, आप जब किसी राजा के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है, राजा होगा, उसका महल होगा, उसके पास रुपया पैसा होगा, शान शौकत हो गई। लेकिन लुई 16वां ने जब उसका राज्यारोहण हुआ और उस समय जब उसने राजगद्दी संभाली तो फ्रांस का राजकोष खाली था। अच्छा, इस राजकोष खाली के कारण क्या थे? तो इसके लिए बताया गया, इसके निम्नलिखित कारण थे। एक तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए शाही खर्च अत्यधिक वित्तीय दबाव डाल रहे थे। आखिर राजा है, उसका महल है, उसकी शानो शौकत होती है, उसका खान पान, उसके नौकर होते हैं, तो उन सभी को बनाए रखने के लिए भी बहुत सारा खर्च हो रहा था। एक तो वैसे ही राजकोष खाली मिला था, फ्रांस में जो वित्तीय संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे लंबे समय तक चले युद्धों के कारण, और उनका विशाल महल था, उसमें राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने के बहुत सारा खर्च हो रहा था, जिससे बहुत सारा वित्तीय दबाव और पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को इनके साझा शत्रु ब्रिटेन से स्वतंत्र कराने में मदद दी थी। अब समझिए, एक तो पहले से ही राजकोष खाली है, उसके बावजूद भी फ्रांस ने अमेरिका को अपने तरफ से मदद दी। और मदद में क्या दिया था? इस युद्ध के कारण फ्रांस पर 1 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ गया था। यानी फ्रांस ने अपनी मुद्रा, जो वहाँ की मुद्रा लिब्रे थी, वो उसका कर्ज हो गया, चूँकि वही दी, जबकि फ्रांस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। पहले से ही कर्ज था, उसके बावजूद भी कर्ज दिया, तो स्थिति और भी खराब हो गई। कर्जदाता सरकार से 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसी सरकार बजट का बहुत बड़ा भाग बढ़ते जा रहे कर्ज जो चुकाने में कर रही थी। यानी फ्रांसीसी सरकार थी जो बजट का अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो कर्ज बढ़ रहा था उसको चुकाने में खर्च करती थी। इससे क्या होगा? इससे राज्य के नियमित खर्चों का बोझ तो था ही। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह करों में वृद्धि करने हेतु बाध्य हो गई। यही क्रांति का कारण बना। यानी जब सरकार के पास पैसा नहीं था तो उसने अनावश्यक कर लगाना स्टार्ट कर दिए। जिन करों के बारे में, ये कर किनसे लिए गए, कैसे कैसे लिए गए, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो समाज था वो किन किन वर्गों में विभाजित था
उसके बारे में देखेंगे तो लिखा है 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज निम्नलिखित 3 श्रेणियों में 3 स्टेट्स में या वर्ग में विभक्त था। प्रथम स्टेट्स जो कि पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट जो कुलीन वर्ग था और तृतीय स्टेट में बचे हुए गरीब तबके के लोग आते थे। देखेंगे प्रथम वर्ग के बारे में कहा गया है, यह वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। पादरी वर्ग क्या था? जो वहाँ का चर्च था, जैसे अपने यहाँ मंदिर होते हैं वैसे ही वहाँ चर्च होते हैं। चर्च में जो विशेष कार्य करते थे उन लोगों का जो समूह था, उन सभी को पादरी वर्ग कहा गया है। इस वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी जन्म से ही इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। जैसे राज्य को देने वाले करों से इन्हें छूट प्राप्त थी, यानी इनको कर नहीं देना पड़ता था। यानी फ्रांस के राजा ने, लुई 16वां ने जो कर बढ़ाए उनका बोझ इन पर नहीं पड़ा, इनको कर नहीं देना पड़ता था क्योंकि उन्हें जन्म से ही छूट प्राप्त थी। चर्च किसानों से टाइद नामक धार्मिक कर वसूलता था उल्टा, और ये कर लेते थे। धार्मिक कर था उनका और ये किसानों से लिया जाता था। चर्च की अपनी सरकार तथा कर्मचारी होते थे। उच्च पादरियों का जीवन भोग विलास से परिपूर्ण था, बड़ा आनंदमयी जीवन था उच्च पादरी जो होते थे उनका। अब द्वितीय वर्ग जो कि कुलीन वर्ग था, इसके बारे में देखते हैं। इस वर्ग में धनी और कुलीन व्यक्ति शामिल थे। ये जनता का शोषण करते थे। इन्हें राज्य को दिए जाने वाले करों से भी छूट प्राप्त थी। अब समझिए, इनको भी राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट प्राप्त थी। इस वर्ग के सदस्यों को भी कुछ सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे सामंती कर जो कि किसानों से वसूल करते थे। इस वर्ग को जनता से भेंट लेने का अधिकार प्राप्त था, यानी ये वर्ग जनता से भेंटें लेता था। अब जो तृतीय वर्ग है, ये ज़्यादातर लोग इसी वर्ग से आते थे, यानी फ्रांस की जनसंख्या का ज़्यादा सा भाग इसी तृतीय वर्ग में आता था। इसमें कौन कौन आते थे देखें। इसमें लिखा है जनसंख्या के शेष बचे सभी लोग। कौन शेष? एक तो कुलीन वर्ग छोड़ दें और एक पादरी वर्ग छोड़ दें। इसके अतिरिक्त जो भी लोग बचते थे वो तृतीय स्टेट से संबंधित थे, जैसे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। इस वर्ग से संबंधित लोगों के विशेषाधिकार सीमित थे तथा इन्हें राज्य को सीधे टाइल, प्रत्यक्ष कर, इन करों के बारे में अभी थोड़ा अलग से जानेंगे कि टाइद और टाइल क्या है। तो टाइल जो प्रत्यक्ष कर था वह टाइल नामक कर देना पड़ता था। तृतीय स्टेट के सभी सदस्यों को टाइद नामक धार्मिक कर भी चुकाना पड़ता था, यानी तृतीय स्टेट के सदस्य ही टाइद भी चुकाते थे और टाइल भी चुकाते थे। ये लोग कुलीनों को राजनीतिक व सामाजिक विकास में बाधक मानते थे। अब समझिए, ये वर्ग कुलीन वर्गों को पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक विकास में बाधक मानते थे। यहाँ से भी क्रांति का होना लाजमी था। अब देखिए, इन्होंने समझाया प्रथम वर्ग को पादरी वर्ग, द्वितीय वर्ग कुलीन वर्ग, तृतीय वर्ग स्टेट वर्ग। तृतीय वर्ग में भी अलग अलग प्रकार के व्यक्ति थे, जैसे बड़े व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि थे। उसके नीचे किसान और कारीगर आते थे। उसके नीचे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आते थे। अब देखते हैं टाइद चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, यानी टाइद जो चर्च के पादरी वर्ग था वो वसूल करता था। और किनसे? किसानों से। कितना लिया जाता था? कृषि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर। दूसरा कर है टाइल। ये जनता द्वारा यह कर सीधे राज्य को अदा किया जाता था, यानी सीधा राज्य इसको लेता था। अब तीसरा लिखा है स्टेट। स्टेट क्या है? क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को प्रकट करने वाली जो श्रेणी थी, यानी सामाजिक हैसियत को जैसे अपने यहाँ वर्ग होते हैं वैसे ही वहाँ स्टेट कहते थे उस समय। अगला पॉइंट है जीने का संघर्ष।
फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। सन 1789 में यह बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अच्छा, अनाज उत्पादन की तुलना में इसकी मांग में तीव्रता से हुई वृद्धि, किंतु उत्पादन उतना नहीं हुआ। देखिए, 1715 में तो 2.3 करोड़ थे लोग, लेकिन 1789 में ये बढ़कर 2.8 करोड़ हो गए। जब लोग बढ़े हैं तो उनके लिए खाना भी तो चाहिए, खाद्यान्न चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि अनाज उत्पादन इतनी तुलना में, जिस तुलना में जनसंख्या बढ़ी, उस तुलना में अनाज की मांग तो तीव्रता से वृद्धि हुई, लेकिन अनाज का उत्पादन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। खाद्य सामग्रियों की कीमतें बढ़ने लगीं। कारखानों में काम कर रहे मजदूरों को उनकी निर्धारित मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, और स्थिति तब ज़्यादा खराब हो गई जब फसलें सूखे या ओले के प्रकोप से नष्ट हो गईं। वहाँ एक विशेष मौसम में, विशेष प्रकार की जो सर्दी का मौसम होता है, उसमें सूखा और ओला पड़ गया। उसमें जो फसलें थीं बची कुची, वो भी नष्ट हो गईं। इसके अतिरिक्त क्या था? भ्रष्टाचार, धार्मिक स्वतंत्रता की कमी व बढ़ती महंगाई, अन्यायपूर्ण प्रणाली, राजाओं की फिजूल खर्ची आदि फ्रांस के लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे थे। यानी ये सभी कारण धीरे धीरे इकट्ठा होकर फ्रांस की जो क्रांति थी उसकी पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे थे। अच्छा, सोचिए, जब फसल खराब हुई होगी तो क्या हुआ होगा? तब वहाँ अन्न की कमी हो गई होगी, और जब अन्न की कमी हो गई होगी तो जो खाने योग्य पदार्थ हैं, जो खाने योग्य वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें बढ़ने लगी होंगी। जब वो कीमतें बढ़ने लगीं तब क्या हुआ? वहाँ एक उस समय अधिकांश लोगों का जो भोजन था वो पाव रोटी था। पाव रोटी एक विशेष प्रकार का भोजन था। तो जब अनाज का उत्पादन कम हुआ, इसके कारण क्या हुआ? पाव रोटी की कीमत बहुत तीव्रता से बढ़ गई। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? जो गरीब लोग थे, जो गरीब गुरका के लोग थे, वो पाव रोटी नहीं खरीद सकते थे, इतनी महंगी हो गई। और उधर सूखा और ओला का प्रकोप था, जिसके कारण अनाज की पैदावार तो पहले से ही कम हुई थी। ऐसी स्थिति में जो रोजी रोटी का संकट था वो उत्पन्न हो गया, जिसको जीविका संकट भी कह सकते हैं। तो गरीब तबके का व्यक्ति पाव रोटी जब नहीं खरीद सकता था तो उसने क्या किया? उसने या तो जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था वह पाव रोटी ना खा के अन्य चीज़ों से अपना खाना खर्चा चलाने लगा, या एक टाइम खाने लगा, जिससे वह कमज़ोर शरीर वाला हो गया। और जो उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे उन्होंने खाद्य दंगे शुरू कर दिए, यानी खाने के लिए दंगे होने लगे। इन दोनों स्थितियों में अगर व्यक्ति कमज़ोर हुआ तो महामारी से उसकी मौतें होने लगीं, और अगर उसने दंगे स्टार्ट कर दिए तो राष्ट्र ने, जो सरकार है, उसने दमनकारी नीति चलाकर जो उन दंगाकारी व्यक्तियों को मारा। इससे क्या हुआ? दोनों स्थितियों से मृतकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। आइए इसी से अब आपको एक होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को आप करेंगे। अब आप इस होमवर्क को देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है क्रियाकलाप नंबर 2। उसमें लिखा है दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर निम्नांकित चित्र, एक नीचे चित्र दिया गया है, उस चित्र में नीचे लिखा है जीविका संकट चक्र। इस चित्र के रिक्त स्थानों को भरें। और कौन कौन से शब्द भरने हैं आपको? शब्दों के बारे में लिखा है खाद्य दंगे, अन्नाभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, और कमज़ोर शरीर। ये जो बचे हुए स्थान हैं, इसमें पहले में आप देख पा रहे हैं खराब फसल लिखा है। खराब फसल होने से क्या हुआ, उससे फिर क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ, तो लिखा हुआ है गरीब गुरगा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। उनसे क्या दो स्थितियां उत्पन्न हुई? जब पाव रोटी वो नहीं खरीद पाएंगे तो क्या दो स्थितियां होंगी? उसके बाद उनसे प्रत्येक स्थिति से क्या क्या चीज़ पैदा होगी, वो यहाँ पर इस जीवन संकट चक्र में आपको भरना है, और भरकर इसको हमारे नंबर पर मैसेज